डियर स्टूडेंट्स, साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 2 में अपने इस चैप्टर के आगे के भाग के बारे में बात करेंगे आज। इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे घटित होती है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं और केमिकल रिएक्शन है जो उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो आपने लिखी है, जैसे कि अपने बात करते हैं H2 + O2 H2O। तो इस तरीके से ये मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन है। इसको ज़्यादा सूचनादायक बनाने के लिए कि इससे अपने को पता लगे कि ये किस फॉर्म के अंदर जो पदार्थ इसके अंदर जो क्रियाकारक इसमें क्रिया कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहे हैं वो किस फॉर्म में अपने को मिल रहे हैं, उसलिए इसके अंदर एक एडिशनल चेंज किया जाता है, कुछ एडिशन की जाती है। जैसे कि आपने बुक के अंदर बड़ी बार देखा होगा कि H2 लिखा है, उसके नीचे से G, O2 के नीचे भी G और इसके नीचे L लिखा होता है। यहाँ G का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में क्रिया करती है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में ही क्रिया करती है और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है H2O यानी कि वाटर, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर द्रव अवस्था में मिलता है। इसके बाद अपने बात करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस है उनके प्रकार क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि अपने सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रियाएं एक या दो प्रकार की नहीं है, बहुत तरीके के परिवर्तन अपने अपने आस पड़ोस में अपने वातावरण में देखते हैं, रोज़ उनको अनुभव करते हैं, तो उन सभी की नेचर अलग अलग होती है। इस तरीके से अपने इसमें इस चैप्टर में इस भाग में जानेंगे कि ये रिएक्शंस जो होती हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहले जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें कोई दो छोटे क्रियाकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बनाते हैं, यानी बड़े आकार का अणु उत्पाद का बनाते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्बन क्रिया करता है ऑक्सीजन से और बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन है, आमतौर पे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कागज, लकड़ी, कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन अपने को पता है कि ये गैस फॉर्म में होती है और CO2 भी अपने को जो मिलती है वो भी गैस फॉर्म में ही मिलती है। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो भी है उस अभिक्रिया में दो छोटे क्रियाकारक मिलके एक बड़ा उत्पाद का अणु बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया के दौरान कुछ और उदाहरण अपने लेंगे। संयोजन अभिक्रिया में आमतौर पर आपकी बुक के अंदर एक उदाहरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी क्रिया करवाते हैं पानी H2O से CaOH
ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। इसका उपयोग हम घरों में सफेदी करने के लिए, बिल्डिंग्स की सफेदी करने के लिए करते हैं। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो इसे बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इससे प्राप्त होता है, उसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जैसे अपने सफेदी करते हैं घर में, तो जब नई नई सफेदी की होती है तो उसमें उतनी चमक नहीं होती। उसके पीछे चमक ना होने के पीछे कारण क्या होता है, उसके ऊपर अपने विचार करते हैं। वो आपके बुक के अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है, तो उसको भी आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। जैसे मान लो अपने पास आपने चूना पत्थर लिया, पानी उसमें मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया। चूने का पानी इसी से तैयार करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने क्या किया, दीवारों पे, बिल्डिंग के ऊपर सफेदी के रूप में इस्तेमाल कर लिया। परंतु जब इस्तेमाल करते हैं उसके बाद तुरंत बाद अपने देखते हैं कि उसमें इतनी चमक नहीं होती। पर 1 या 2 दिन बाद क्या होता है कि उसके अंदर चमक आ जाती है, उसी दीवार के अंदर। तो वो किस कारण से होता है उसके ऊपर अपने बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कोई भी बिल्डिंग है वो एटमॉस्फेयर के, वातावरण के सीधे संपर्क में है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% जो है मौजूद है। तो उस कारण से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके CaCO3 प्लस H2O ये बना लेता है। जब जैसे जैसे वो सफेदी सूखती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी क्रिया होती जाती है, वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाती है और साथ में पानी बनता है। ये पानी सूरज की गर्मी के कारण वाष्पित होकर वेपोरेट होके वातावरण में चला जाता है, और जो दीवारें हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमक आ जाती है उसमें। तो इस तरीके से अपने इसको जान सकते हैं कि सफेदी करने के तुरंत बाद चमक क्यों नहीं आती, 1 या 2 दिन बाद उस दीवार में चमक क्यों आ जाती है। और एक बात आपने देखी होगी कि जब ये क्रिया करवाते हैं अपने, यानी कि चूना पत्थर और पानी की क्रिया करवाते हैं, तो इसके साथ जिस भी बीकर में, जिस भी बर्तन में, बाल्टी में या किसी बर्तन में अपने जब चूना पत्थर है उसको डालते हैं और पानी डालते हैं, तो साथ में ताप ऊर्जा पैदा होती है, ताप पैदा होता है, वो बर्तन जो गर्म हो जाता है। तो इससे अपने जान सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है। ये किस तरीके की अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस अभिक्रिया में ताप ऊर्जा जो है मुक्त हो रही है, वातावरण में निकल रही है, यानी अभिक्रिया के दौरान ताप ऊर्जा पैदा हो रही है और वातावरण में बाहर निकल रही है। उसी ताप के कारण जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। इस तरीके की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरीके से अपने अगर बात करें कुछ और उदाहरण के ऊपर, जो कि अपने कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही उदाहरण हैं। जैसे कि अपने आमतौर पर जो कुदरती या प्रकृति गैस होती है, मीथेन जो होती है, रसोई गैस के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो वो भी जब जलती है, जैसे अपने मीथेन होती है CH4, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है, तो CO2 प्लस H2O बनता है। ये मीथेन जो है वो अपने गैस फॉर्म में लेते हैं, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होती है। क्योंकि बच्चों ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होगी तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में
ऊर्जा जो है हमेशा ही निकलती है। और जब भी किसी अपने कंबस्टेबल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ को जलाते हैं तो हमेशा ही वो ऑक्सीजन से ही क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया किया बिना उससे ताप अपने प्राप्त नहीं कर सकते, और साथ में इसमें अपने को ताप ऊर्जा प्राप्त होती है। ये CO2 गैस फॉर्म में और H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में अपने को प्राप्त होता है, जो कि बर्नर की गर्मी के कारण वाष्पित होकर पानी वातावरण में चला जाता है, जो कि अपने को दिखाई नहीं देता। इसके बाद अपने बात करते हैं कि पौधे जिस क्रिया से भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है, उस क्रिया में क्या होता है। CO2 H2O सनलाइट की मौजूद, सनलाइट के बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसी कारण से इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की मौजूदगी में ही ये क्रिया होती है। इससे C6H12O6 ये ग्लूकोज बन रहा है, और साथ में कुछ मात्रा में अपने को ऑक्सीजन गैस जो है वो प्राप्त होती है। तो ये भी एक रिएक्शन है। इसको अगर अपने रिवर्स कर दें, मैंने पहले ये रिएक्शन लिखी है, हो सकता है कई बार बच्चों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का पता नहीं हो, उस क्रिया का पता ना हो, तो इस क्रिया को अगर आप बिल्कुल रिवर्स कर दें, बस इसमें मैं इस क्रिया को यहीं रिवर्स कर रहा हूँ। यानी कि आपने भोजन कर लिया, ग्लूकोज अपने शरीर के अंदर है, उस ग्लूकोज की क्रिया हो रही है किससे? ऑक्सीजन से, जो कि अपने रेस्पिरेशन यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया है, उसके द्वारा अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो भोजन के रूप में अंदर गई है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O और CO2 बनाती है, और साथ में क्या बनता है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बनता है, जो कि ऊर्जा अणु है, जिससे अपने रोजमर्रा के सारे काम होते हैं। आप खेलते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं, तो हर काम में जो ऊर्जा लगती है अपनी, वो ऊर्जा इसी प्रक्रिया से प्राप्त होती है। मैंने प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसलिए पहले लिखी थी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से आपको पता चल जाए कि ग्लूकोज बनता कैसे है और उस ग्लूकोज को बॉडी यूज कैसे करती है। तो ये प्रक्रिया, इसमें भी क्या होता है कि ऊर्जा पैदा हो रही है, तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद अपने ये तो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें दो उत्पाद जो थे वो मिलके दो क्रियाकारक जो थे वो मिलके एक बड़ा उत्पाद बनाते थे। उसके बाद में अपने अगली क्रिया जो है वो है अपघटन। इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि वियोजन यानी वियोजित होना। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि बिल्कुल उसका उल्ट होगा। जैसे अपने देखा था कि संयोजन प्रतिक्रिया में दो क्रियाकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बना रहे थे। इसमें एक क्रियाकारक जो है वो दो छोटे उत्पादों में टूट जाएगा, तो वो क्या है? अपनी वियोजन प्रतिक्रिया है, जिसके अंदर अपने बात करते हैं जैसे कि आयरन सल्फेट, FeSO4 है, ये टूट जाता है किसमें? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों ही अपने को गैस फॉर्म में मिलते हैं। ये सॉलिड होता है और ये अपने सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी, दोनों फॉर्म में अपने को। इसमें अगर ये घुलनशील अवस्था में है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, अदरवाइज ये हल्के हरे रंग का आयरन सल्फेट जो होता है अपने को ठोस अवस्था के रूप में भी मिलता है। इसे अपने देखते हैं कि जब इसको आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं, और गर्म करने के लिए अपने मैं ये निशान यूज़ करूँगा डेल्टा, इसको अपने
यानी कि इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसके अंदर एक बड़ा जो अपने बात करते हैं क्रियाकारक है वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाता है, छोटे उत्पादों में, जिसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी तरीके से अपने बात कर सकते हैं, जैसे पहले वाली रिएक्शन में अपने उदाहरण के रूप में लिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको भी जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इस तरीके से अपने समझ सकते हैं कि ये उदाहरण जो हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद अपने क्रिया का अगली जो रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है वो लेते हैं वियोजन अभिक्रिया में। मैं आपको एक और उदाहरण इसका बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, इसकी क्रियाएं भी है कुछ चैप्टर के अंदर, जिसके ऊपर अपने बाद में बात करेंगे। जैसे कि आमतौर पर अपने पहले संयोजन अभिक्रिया जो थी उसमें मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया था कि H2 प्लस O2 मिलके बनाते हैं H2O। अब इसको वापस रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए विशेष इक्विपमेंट की उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इसका अपघटन करने के लिए एक विशेष विधि अपनाई जाती है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस या जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। यानी कि बिजली की सहायता से पानी को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है कि जैसे आप एक उपकरण ले सकते हैं जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हों, इसके अंदर H2O लेना है और इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर दो परखनलियां अलग अलग लगा देनी है। जैसे इनको बैटरी से अपने जोड़ेंगे, जैसे ये आपको पता है कि ये सिरा जो हमेशा ये टर्मिनल जो बैटरी का होता है इसको धन और इसको ऋण, यानी कि ये पॉजिटिव ये और नेगेटिव माना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव अपने जैसे बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो धनात्मक प्रवृत्ति की होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो इस धन टर्मिनल की ओर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर यहाँ पानी में से विभाजित होकर यहाँ जमा होगी। यहाँ क्या होगी O2 और इस पे कौन सी होगी H2। ये याद रखने का तरीका है आपका बहुत बढ़िया कि जो टर्मिनल बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा है उसके ऊपर ऑक्सीजन आके जमा होगी और जो टर्मिनल बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके जमा होगी। वो कैसे, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये टूट जाती है H2 प्लस O2। तो इस तरीके से इसको अपने विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। ये भी एक अपघटन प्रक्रिया या वियोजन प्रक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अपने इसमें कुछ एक दो उदाहरण और लेते हैं, क्योंकि इससे ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इसका उपयोग काफ़ी जगह किया जाता है। आजकल बच्चों डिजिटल फोटोग्राफी का दौर है, तो फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है कैमरे में डालने वाली रील जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग नहीं किया जाता। परंतु कुछ साल पहले तक जब तक डिजिटल फोटोग्राफी इतनी प्रचलन में नहीं थी तो फोटोग्राफिक फिल्म जिसको बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता था। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या लगा हुआ था अच्छा, जिससे कि बंदे की इमेज, पर्सन की इमेज जो है उस फिल्म के ऊपर छप जाती थी, आ जाती थी। उसके बारे में अपनी बात करते हैं कि इसमें दो तरीके के पदार्थ जो है काम में लिए जाते हैं, एक AgCl और दूसरा अपनी बात कर सकते हैं AgBr।
जैसे अपने बात करते हैं AgCl, इसमें अब ये इस प्रक्रिया में वियोजन कैसे होता है, ये एक क्रिया कारक है बड़े आकार का अपने पास। इसमें वियोजन कैसे होता है कि जैसे कैमरा है, मान लो कैमरे का के जैसे पिक्चर को क्लिक करना है, तो जैसे उसको ऑन करेंगे तो उसके शटर में से जैसे उसकी फ्लैश ऑन होगी, जो प्रकाश आगे की तरफ जाएगा उसी समय शटर उसका खुलता है और जो पर्सन सामने खड़ा है उससे टकराकर प्रकाश जो है वापस इस कैमरे के अंदर आएगा और पीछे जो फिल्म लगी है उस फिल्म के ऊपर आके टकराता है और उस प्रकाश के कारण ये AgCl जो है इसका वियोजन होता है। और इससे क्या क्या उत्पाद बनते हैं उनके बारे में अपनी बात करते हैं। Ag+Cl2, और जो फोटोग्राफिक फिल्म बिल्कुल ब्लैक कलर की होती थी उसका रंग थोड़ा सा भूरा सा हो जाता था, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। उसी नेगेटिव को कन्वर्ट करके वापस उससे पॉजिटिव तैयार किया जाता था, जिससे कि अपनी बिल्कुल जो रंगीन कलरफुल पिक्चर जो थी वो अपने को प्राप्त होती थी। तो ये इस प्रक्रिया में क्या यूज हो रहा है, लाइट या सनलाइट जिसको बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं अपने। इसको प्रकाश रासायनिक क्रिया या प्रकाश अपघटन क्रिया भी आप कह सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं बच्चों कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। थर्ड जो टाइप है वियोजन अभिक्रिया के बाद आपका वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई क्रिया कारक उत्पाद के रूप में जब कन्वर्ट होगा तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। इसके लिए अपने एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आयरन की क्रिया करवाएं अगर कॉपर सल्फेट से, जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है, लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी इसको पानी के अंदर अपने इसका घोल तैयार कर लेते हैं, तो उस घोल के अंदर जब आयरन की क्रिया करवाई जाती है तो इससे क्या बनता है, FeSO4+Cu। ये रिएक्शन बिल्कुल आपके बुक के अंदर भी दी हुई है, इससे संबंधित एक एक्टिविटी भी है, उसके ऊपर भी अपने बाद में बात करेंगे। वो एक्टिविटी भी प्रॉपर आपको करके दिखाएंगे। और जो एक्टिविटी है उसमें होता क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, नीले रंग का होता है जो, ये है CuSO4। इसके अंदर लोहे की कीलें जब डाली जाती है तो इन लोहे की कीलों के ऊपर कॉपर जो है जमा हो जाता है आकर, और सॉल्यूशन का रंग जो कि नीला था वो नीले से रंग जो है हल्का हरा हो जाता है, नीले से रंग हल्का हरा हो जाता है। तो जब ये चेंज आ जाता है इसमें, क्योंकि आपने पहले ही बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन आ सकता है, तो इससे क्या है कि इसमें आप देखो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। आयरन ने, ये SO4 है, आयरन खुद इसकी जगह आके बैठ गया और कॉपर को अलग कर दिया। आयरन जब इसके साथ SO4 के साथ आके बैठा तो ये FeSO4 अपने को प्राप्त हो गया। इसी तरीके से एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे जिंक की अपने क्रिया कराएं FeCl2 के साथ। आयरन क्लोराइड के साथ जिंक की क्रिया जब करवाई जाती है तो क्या बनता है, ZnCl2+Fe। इसमें क्या हुआ, जिंक ने आयरन को विस्थापित कर दिया, आयरन अलग हो गया
और जिंक ने खुद क्लोरीन के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना लिया। ये किस तरीके से होता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, इसके ऊपर अपने विचार करते हैं। इसमें बच्चों आपके 3rd चैप्टर में आगे एक क्रियाशीलता लड़ी आती है, मेटल्स की क्रियाशीलता लड़ी है, उसके ऊपर अपने बाद में विचार करेंगे कि जो ज़्यादा क्रियाशील मेटल है वो कम क्रियाशील मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है, उसमें ये गुण होता है। इसी कारण से क्या है, आयरन जो है ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर जो है कम क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर अपने इस रिएक्शन को रिवर्स करना चाहें तो ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इस कारण कॉपर इसको आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, आयरन कम क्रियाशील है। इस कारण से इसने क्या किया, आयरन को इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। परंतु अगर अपने इसको रिवर्स करना चाहेंगे तो ये रिवर्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और आयरन कम क्रियाशील है। तो बच्चों ये 3 टाइप अपने इसमें किए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने बात करते हैं संयोजन प्रतिक्रिया, दूसरी जो थी वो है अपने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और थर्ड जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 टाइप जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो इसके आगे के बचे हुए जो टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।